ओके सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक्स, एकदम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये वर्ड कॉस्ट सुन के तुमको क्या ध्यान में आता है? कैन आई से कॉस्टिंग? मैं आपको फ्रैंकली बोलूं ना, आप कर रहे हो, बचपन से आप कर रहे हो यार। कहीं पे भी जब अपन लोग जाते हैं ना, समझो मैं अगर मेरे बचपन की बात करता हूं मैं, तो मैं कहीं पे भी जाता था, अगर समझो कहीं पे कुछ खाने को गया या कहीं पे कोई चीज लेने को गई, तो जब सामने वाला बोलता था कि भैया ये कितने का दिया, तो वो जवाब देता था कि मैडम 100 रुपए का है। मम्मी के साथ समझो कभी गए तो, या पापा के साथ कभी गए तो कि सर 500 रुपए का है। तो मेरे दिमाग में होता था अच्छा वो अपने से 500 रुपए ले रहे हैं, मतलब अपना खर्चा, मतलब अपना कॉस्ट कितना हुआ है 500 रुपया, अपना कॉस्ट कितना हुआ है 100 रुपया। सो इन शॉर्ट ये जो टर्म है ना कॉस्ट, इसके साथ अपन शायद जब से अपन लोग को मॉनिटरी अंडरस्टैंडिंग है, तब से अपन लोग ये चीज समझ चुके हैं कि कॉस्ट, खर्चा, इसका मतलब क्या होता है। बट अब इसको एक फॉर्मल वे में समझना पड़ेगा, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तक अपनी लाइफ में जो भी खर्चे अपन ने देखे हैं या अपनी लाइफ में जो भी अपन ने खर्चे किए हैं, दोनों की दोनों अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। बट अब क्या होने वाला है, किसी और के बिजनेस के जो खर्चे हैं उसको समझ के अपने को उसको अपना एक ओपिनियन देना है। एंड दैट इज वेयर अपने को ये फॉर्मल एजुकेशन इसका लेना जरूरी है, सो दैट अपने को एक बिजनेस का ओवरव्यू का आइडिया रहे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली तुम यही जाके सीधा अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करोगे। हर एक बिजनेस के अपने अपने कुछ तरीके होते हैं। अब कौन से तरीके में कौन सा बिजनेस के लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल होगी वो नॉलेज होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है वो नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो आप या तो प्रैक्टिस करोगे या फिर समझो मेरे जैसे टीचिंग में आ गए, तो यू आर डूइंग अ सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, तो उसके लिए सर्विस सेक्टर का कॉस्टिंग कैसे होता है वो होगा। सो फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा। समझो आपने कोई फैक्ट्री डाल दी, अपना एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री या एक पेन बनाने की फैक्ट्री, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सेटअप कर दी, देन इन दैट केस आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, तो फैक्ट्री में कॉस्टिंग कैसे होगा वो होगा। सो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपने को समझना पड़ेगा बिजनेसेस को, एंड फिर अपन उनको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस दे पाएंगे। बट दैट इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल वंस वी आर क्लियर विद द बेसिक्स। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट करने वाला हूं। देखो आइडियली कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, वो सब चीज यूजुअली कोई भी आपको बताएगा, बट नो दैट इज नॉट माय अप्रोच। अपना अप्रोच दुनिया से एकदम अलग है। माय अप्रोच इज गोइंग टू बी अ रिवर्स अप्रोच। मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है पहले प्रैक्टिकली समझाऊंगा, और फिर जब मेरे लास्ट के 2 या 3 लेक्चर बचे होंगे ना, तब मैं आपको पूछूंगा अब आपको समझ में आया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? समझ रहे हो? एक अप्रोच आता है कि मैं पहले आपको बताऊं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है थियोरेटिकली। अगर आप कोई भी मॉड्यूल देखोगे, कोई भी बुक देखोगे, तो क्या होगा, उसमें पहले आपको बताएगा कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, थियोरेटिकली वो बता देगा। बट एज अ स्टूडेंट मेरे को कभी उस चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे लगता था यार क्या है, मैं अभी तक किया नहीं है तो मुझे कैसे समझेगा। फिर बाद में मैंने किया, कॉस्टिंग अप्लाई करना चालू किया, समझना चालू किया, और देन मेरे को समझ में अच्छा इसका मतलब ये था। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी मैं भी आपके साथ यूज करूंगा। मैं आज आपको नहीं बताऊंगा कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बताऊंगा मैं। इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दुनिया भर की चीज है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, नहीं। मैं आपको कॉस्टिंग का डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे करना है वो सिखाऊंगा, एंड वो सिखाने के बाद आप खुद सामने से मेरे को बोलोगे कि सर ये होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ रहे तुम लोग? सो वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, एंड दैट डिफरेंट अप्रोच इज गोइंग टू एंश्योर कि दुनिया से अपन एक कदम आगे है। समझ रहे हो? तो चलो अब बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड उसके लिए मेरे पास कुछ तकिया कलाम एग्जांपल्स है। ये तकिया कलाम एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वहां से आज के सेशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज जो सिखाना चाहता हूं वो मैं आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये मेरे जो तकिया कलाम एग्जांपल जो मैं बोलूं, तकिया कलाम मींस एकदम टिपिकली जो मेरे दिल के एकदम करीब है कॉस्टिंग समझाने के लिए वो एग्जांपल्स है। मतलब मैं सीए फाइनल में भी यही मेरे एकदम बेसिक बेस्ट एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करता हूं सेशन को।
एंड देन फिर बाद में वी गो ऑन बिल्डिंग अप टू डिफरेंट चैप्टर्स। तो चलिए आइए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या, मैंने आपको बताया कि हमेशा मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, आपके जो इर्द गिर्द जो आपके आसपास में हो रहा है ना उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा मैं, और फिर बाद में आपको मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट से। सो आज मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना चाहता हूं, बट वो कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली, अगर मैं ये वहां पे वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लिख दूं दैट द कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट, बस एक मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको डायरेक्टली ये लाइन थियोरेटिकली लिख दूं और फिर समझाऊं, नहीं, पहले एग्जांपल देता हूं और फिर आपके मुंह से निकलवाऊंगा ये चीज जो अब मैं लिख रहा हूं। क्या? द कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। अब सर ये क्या लिखा है, हमारे को तो एक वर्ड भी नहीं समझ में आया एग्जैक्टली। तो अब इसको समझने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको मैंने नाम दिया है आउटिंग विद फ्रेंड्स। क्या बोला? जिसको मैंने नाम दिया है आउटिंग विद फ्रेंड्स। जी हाँ। सो क्या एग्जैक्टली है ये एग्जाम्पल, एंड देखते हैं इससे अपन लोग क्या सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एकदम प्रैक्टिकल लाइव वायर एग्जाम्पल होंगे, आप भी कनेक्ट कर पाओगे अपने रोजाना जिंदगी के साथ। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पहला वाला एग्जाम्पल। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो यहां पे मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए, यहां पे मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए, और ये जो मेरे 3 फ्रेंड्स हैं इनके ऊपर ये मेरा एग्जाम्पल बेस्ड है। तो कौन है मेरे ये 3 फ्रेंड्स? मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। ये तुम लोग ने वो मूवी देखा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वाले में 3 फ्रेंड्स होते हैं। चलो ना, क्यों ना उन 3 फ्रेंड्स को ले ले। या तुम लोग ने मूवी देखा है दिल चाहता है, दिल छाता नहीं दिल चाहता है। सो उसमें मालूम है 3 फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी ले सकते हैं, कोई भी 3 फ्रेंड्स। या आपके कोई क्रिकेट के 3 फ्रेंड्स हो, विराट कोहली, शिखर धवन एंड रोहित शर्मा, वो भी ले सकते, कोई भी, एनी 3 फ्रेंड्स इज व्हाट वी वांट। चलो यही 3 फ्रेंड्स को लेते हैं अपन लोग, जो अपने क्रिकेट के 3 फ्रेंड्स है। एक है मिस्टर विराट कोहली, दूसरा है मिस्टर रोहित शर्मा, और तीसरा है शिखर धवन। ठीक है, तो ये तीनों फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स, इतने बेस्ट है कि इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है फर्स्ट इन तीनों से ही घिरा भरा पड़ा है। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये है मेरे 3 फ्रेंड्स। तीनों के तीनों क्रिकेटर तो बाद में बने, उसके पहले आपको पता है तीनों के तीनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। जी हां, तीनों साथ में सीए बन रहे थे। तो इन्होंने सीए फाउंडेशन पूरा का पूरा साथ में पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लिया। फिर इन्होंने सीए इंटरमीडिएट भी साथ में पढ़ा और वो एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और फाइनली अब आ गए हैं ये तीनों इन सीए फाइनल। आज ये लोग तीनों कहां पे है? बोलो टाइटल देखो, मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहने का। भले ही तुम पेन ड्राइव वाले हो, तुम बोलोगे सर हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? करोगे, मेरे साथ बोलते रहना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे को वो वाइब्स आते रहेगा कि हाँ मेरे को ये स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि नहीं दिया है। तो ये तीनों फ्रेंड्स आउटिंग के लिए एक साथ जाते थे, सीए साथ में ये लोग ने किया है पूरा। होता है ना कई बार फ्रेंड्स लोग कॉलेज वॉलेज में साथ में होते हैं एंड एज ए ग्रुप ज्वाइन करते हैं सीए का जो ये पूरा कोर्स करिकुलम है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया। साथ में क्रिकेट खेलते थे, इन्होंने सोचा क्यों ना चलो साथ में सीए कर ले, क्योंकि क्या पता यार क्रिकेट में कल उठ के कुछ नहीं हुआ तो अपने पास यार कुछ बैकअप तो रहना चाहिए ना करके। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने तीनों ने सीए ज्वाइन किया। फाउंडेशन साथ में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। इंटरमीडिएट साथ में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। एंड अब बारी है सीए फाइनल की। सीए फाइनल इन तीनों ने अब सोचा है कि हम साथ में पढ़ेंगे। सही सोचा है कि नहीं? बट ऑब्वियस देखो सीए में ना ऐसा सब एक काइंड ऑफ एक
मतलब क्या क्या वर्ड यूज करूं, एक सुपरस्टिशन बोलो या ऐसा कुछ होता है कि यार मैंने फाउंडेशन में ऐसा किया था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट में भी ऐसा किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया, तो अब यार फाइनल में कौन रिस्क लेगा, चलो फाइनल में भी इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा होता है, आप लोग भी नोट करोगे जब आप लोग आओगे ना ये जर्नी, तो कंप्लीट करते जाओगे ना आप लोग को रियलाइज होगा। एंड इन द बैक ऑफ द माइंड पता है आपको कि ये सब सुपरस्टिशन है, एंड ऑफ द डे इट इज योर हार्ड वर्क एंड इट इज योर एफर्ट्स व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये अपना ह्यूमन माइंड है, वो कुछ ऐसे गेम खेलता है कि क्या बताऊं। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये लोग तीनों सीए फाइनल की स्टडी साथ में करेंगे। इनका अटेम्प्ट था मई में, सो कोई भी अटेम्प्ट ले लो, मई 2022 का अटेम्प्ट है इनका। एंड इन तीनों ने सोचा है कि ये अटेम्प्ट के लिए, मई 22 अटेम्प्ट के लिए हम लोग तीनों साथ में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, परवाह नहीं, तीनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। सो मई अटेम्प्ट के लिए यूजुअली आपको 4 महीने का लीव मिलता है आर्टिकलशिप से। आर्टिकलशिप करते हो आप इंटरमीडिएट के बाद, 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, उसके बाद आप लीव लोगे, फिर वो लीव में पढ़ाई करोगे और फिर सीए फाइनल का एग्जाम दोगे। तो इन्होंने 1 जनवरी से लीव लिया और 30 अप्रैल तक, 1 मई से एग्जाम चालू हो जाता है, तो 30 मई तक इन्होंने पॉसिबली पढ़ाई किया। 30 अप्रैल तक बहुत सारा पढ़ाई किया, दिन रात एक कर दिया पढ़ाई करने में। मतलब मॉर्निंग 6:37 AM आ जाते थे ये लोग, विराट का एक घर खाली था तो ये लोग सब लोग विराट के घर पे पढ़ने के लिए आ जाते थे सुबह 7 बजे, और रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ते रहते थे। कभी थियोरी, कभी प्रैक्टिकल कर लिया, कभी बोर हो रहे तो थियोरी एक दूसरे को पूछ लिया, ऐसे करके मतलब ये ना एक दूसरे को एक अपना स्ट्रेंथ बनाया, पुश किया सबको अपने आप को, और फिर इंश्योर किया कि यार अपने को एग्जाम क्लियर करना है। सो एवरी डे रिलीजियसली, देखो ये लास्ट के जो 4 महीने होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिलीजियसली उन्होंने मेहनत की। सुबह 7 बजे जाना है मतलब जाना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना है मतलब पढ़ना है। एंड एक्चुअली ये लोग उतना ही फोकस के साथ पढ़ाई करते थे, तो एकदम अच्छी तरह से इनकी पढ़ाई चालू थी। बीच बीच में कोई ओकेजन है, ऐसे फॉर एग्जांपल जनवरी 26 जन है, वैलेंटाइन डे है, शिवरात्रि है, होली है। होली कब है? हाँ कब है होली? सो ये सब कोई भी ओकेजन आने दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे वर फोकस्ड, कोई भी ओकेजन इन्होंने नहीं सेलिब्रेट किया। जी हाँ, इतने ज्यादा ये लोग इस एक्सटेंट तक ये लोग फोकस थे। फिर बाद में और एक कदम आगे बढ़ाई कहानी को, इन्होंने बोला कि यार अब बाहर का खाना वाना सब बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि देखो कैसे पता कि आप बाहर का खाना खाओ तो उसके बाद 1-2 दिन अगर समझो कभी पेट गड़बड़ हो गया तो यार वो 1-2 दिन वेस्ट हो जाएगा, और सीए की पढ़ाई के लिए 1-2 दिन वेस्ट होना है, इट्स अ बिग थिंग। सो सब चीज त्याग दिया और फाइनली 1 मई को इनका एग्जाम आया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15th मई को इनका एग्जाम समाप्त। 15th मई को इनका एग्जाम खत्म हो गया। एंड फाइनली अब इनको लग रहा है कि वाह कितनी खुशी है हम लोग को। सो आज ही है वो 15th मई की तारीख। जी हाँ, आज ही है वो 15th मई की तारीख। सो ये अपना एग्जाम्पल 1 है, और आज क्या है बोलो टोटल, आज है 15th मई। सीए फाइनल के एग्जाम्स यूजुअली होते हैं 2 to 5। सीए फाइनल का एग्जाम्स का टाइमिंग है 2 to 5 PM। तो आज अभी टाइम हुआ है 5:30 PM। जस्ट उन्होंने एग्जाम देके आए हैं। हमारे विराट, रोहित और शिखर 4 महीने की कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एफर्ट्स ले जाए पढ़ाई के लिए, और आज 15 तारीख मई एग्जाम खत्म हो गए। अभी टाइम क्या हुआ है, शाम के 5:30। आप मुझे बताइए, आप इनकी जगह तो आप क्या करोगे? एग्जाम्स ओवर, फुल एफर्ट से एग्जाम दिया है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। बिकॉज देखो सीए फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, उसके बाद आप कोई भी डिग्री करो, सीए से बड़ी चीज कोई नहीं। मैं खुद कर चुका हूं, मैं सीएस कर चुका हूं, एमबीए, सीएफए का आइडिया है मेरे को। सीए से एग्जाम या सीए से कॉम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट एग्जाम आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन क्या लेवल का एग्जाम चाहिए। सो इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा एग्जाम दिया है, अब क्या करेंगे? तुम बोलोगे सर घर पे जाके सो जाएंगे, सर इतना मेहनत कर रहे इतने दिन से, थक गए होंगे। यार तुम चाहो ना तो भी नींद नहीं आएगी। मतलब अब ऐसा होता है कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो सोनी एंटरटेनमेंट सेट मैक्स के ऊपर सूर्यवंशम आती है ना, वो भी अपने को बहुत अच्छी लगती है।
बट यही जब मेरे को अभी एग्जाम के बाद कोई सोने को बोलता है ना, तो नहीं, अपना माइंड एक अलग ही गेम खेलता है, बोलता है नहीं अभी नहीं सोने का। जब पढ़ रहे होते तब चलना सोते हैं। खैर दैट्स हाउ इट इज। तो नींद चाहोगे तो भी नहीं आएगी, इधर उधर कुछ मन नहीं लगेगा। तो अब अपन लोग ने सोचा है कि चलो यार बहुत दिन हो गया बाहर का खाना नहीं खाए, क्यों ना आज अपन लोग बाहर खाने को जाते हैं। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन 5:30 बजे सेंटर से बाहर निकले, क्योंकि एक ही एरिया में रहते थे तो सेम सेंटर था। अपने अपने घर पे गए, चेंज किया एंड बोला कि चलो 8 बजे आज का डिनर अपन लोग तीनों साथ में करेंगे। तीनों ने फ्रेश हुए घर पे जाके, और आज वाओ एकदम एक बोलते ना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आ गए। उनके लिए तो वही है भाई, 15 अगस्त ना होकर 15 मई उनके लिए एक इंडिपेंडेंस डे है। तो तीनों आए और एक नॉर्मल लोकल रेस्टोरेंट में गए थे। यूजुअली सीए फाइनल के बाद तो आदमी को गोवा जाना बनता है, मैं गया था। तो हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ, उसके 2 दिन बाद वी ऑल फ्रेंड्स वेंट टू गोवा। फर्स्ट अटेम्प्ट जो सीए फाइनल का होता है ना, उसके बाद गोवा जाना कंपल्सरी है, वरना फिर आपको पाप लगता है, भगवान पाप देता है आपको। तो आपको भी याद रखना है गोवा ट्रिप फर्स्ट एग्जाम के बाद। तो हम लोग गोवा गए थे एंड इट वाज द फनेस्ट ट्रिप, द बेस्ट ट्रिप, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप, बिकॉज एकदम माइंड एकदम बोलते ना वेकेंड, और कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, यू कैन जस्ट एंजॉय। एंड क्या बताऊं, तुम लोग समझ सकते हो मेरी खुशी। बट यहां पे अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन सोच रहे हैं यार चलो 2-3 दिन बाद जाएंगे गोवा, संकल्प सर ने बोला है, तो वो भी अपने स्टूडेंट रह रहे हैं तो जाएंगे, परवाह नहीं है। बट उसके लिए आज तो अपन डिनर के लिए जाए। तो तीनों वो लोग 8 PM को डिनर के लिए मिले एंड उन्हीं के आसपास में एक लोकल रेस्टोरेंट था शिव सागर करके, बराबर बॉम्बे में हर स्टेशन पे एक शिव सागर रेस्टोरेंट तो होता ही है। तो उनके पास में एक लोकल रेस्टोरेंट था शिव सागर, वहां पे वो लोग तीनों गए। उन्होंने बोला कि जाएंगे पब में जाएंगे और मस्त एकदम कोई बोलते हैं ना डेस्क वेस्ट में भी जाएंगे। भाई अभी एग्जाम खत्म हुआ है, पर धीरे धीरे ना, अभी तो वो लोग भी इतना थके हुए हैं, तो 2-3 दिन थोड़ा और फ्रेश हो जाने तो फिर जाएंगे ये सब मस्त वाली जगह पे भी। आज एटलीस्ट थोड़ा बोलते ना फ्रेशन अप होने के लिए विल गो टू शिव सागर। पहुंच गए तीनों शिव सागर एंड तीनों ने ऑर्डर करना चालू किया। आपको लग रहा होगा कि वाह हम लोग का ये दिन कब आएगा, कब हमारे सीए फाइनल के एग्जाम होंगे और हम लोग ऐसे जाएंगे। आएगा बस थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और टाइम जाने दो एंड पलक झपकते ही देखना तुम्हारा भी ये दिन आ जाएगा। और अगर ऐसा कहीं पे जाओगे तो मुझे याद करोगे कि नहीं, मुझे पार्सल भेज देना, एक लेके तो जाओगे नहीं तुम लोग, पार्सल तो भेज सकते हो, एड्रेस और नंबर मैं भेजता हूं तुम्हारे को। अब उन्होंने बोला कि चलो भाई कुछ ऑर्डर करने का टाइम आ गया है। तीनों ने ऑर्डर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो लोग ने सोचा कि चलो यार सूप्स एंड स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं, तो उन्होंने सूप्स एंड स्टार्टर्स, सूप्स बेसिकली ऑर्डर करना स्टार्ट किया। तो विराट के पास आए जो वेटर थे, तो मैं ही वो वेटर का रोल लगा करता हूं फिलहाल। तो मैं मिस्टर विराट को पूछूंगा, विराट सर आप क्या लेना चाहेंगे? वी हैव अ लॉट ऑफ सूप्स, टोमेटो है, मंचाव है, मशरूम है, स्वीट कॉर्न है, क्लीन एंड क्लियर सूप है, ये सूप, वो सूप, शोरबा, और आजकल तो कितनी सारी चीजें आती है। तो विराट ने बोला सर हमारा जो मंचाव फेवरेट है, तो अपन तो क्या लेंगे, या मंचाव सूप लेंगे। तो हमारे विराट जी ने ऑर्डर किया है मंचाव सूप। फिर रोहित जी के पास गए हम, तो रोहित जी को पूछा सर आप क्या ऑर्डर लेंगे? तो रोहित जी ने बोला कि सर मंचाव तो इसने कर दिया, आप ऐसा करो मेरे लिए टोमेटो ले। लेकिन अब अपन लोग जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो एक चीज तो है कि अपन लोग जानबूझ के अलग अलग ऑर्डर करते हैं, ताकि एक दूसरे का वैरायटी भी थोड़ा बहुत टेस्ट करने को मिल जाए, है ना। बोला ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये बेटा। और तीसरा है मेरे शिखर धवन, उनको जाके पूछा, उन्होंने बोला यार इसने मंचाव बोल दिया, टोमेटो बोल दिया, चल तू मेरे लिए ऐसा कर एक स्वीट कॉर्न सूप ले। चलो तो स्वीट कॉर्न सूप हमारे शिखर धवन ने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब उनको लग रही है और भूख, क्योंकि ये तो एपेटाइजर था। अब उनको लग रहा है कि और क्या मंगाए, तो अब वो सोच रहा है क्या बोले। तो एक बोलता है पनीर की सब्जी मंगा लो, एक बोलता है मिक्स वेजिटेबल मंगा लो, एक बोलता है दाल मंगा लो, बहुत कंफ्यूजन। एक बोलता है चपाती मंगा लो, एक बोलता है कुछ पराठा मंगा लो, एक बोलता है दही मंगा लो, एक बोलता है कोई स्वीट मंगा लो। बहुत कंफ्यूजन है कि क्या करे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वेटर था उधर का, तो मैंने बोला कि सर आप ऐसा करो, इतना कंफ्यूजन है, इतना खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा तो बहुत है यार, इतने दिन से बाहर का उन्होंने खाया नहीं है, तो सर आप ऐसा करो कि आप थाली ऑर्डर कर दो।
क्योंकि थाली में क्या है ना, आप लोग ने खाई है कभी थाली खाई है आप लोग ने, थाली में ये सब आ जाता है, नोट किया कि नहीं आप लोग ने, थाली में ये सब आ जाता है। क्या, जैसे कि अपना 2-3 सब्जी आ जाएगी, एक मिक्स वेजिटेबल, एक पनीर की, एक इधर दाल आ जाती है, राइस आ जाती है, चपाती है, थोड़ा पराठा आ जाता है, एवरीथिंग इज देयर, एक स्वीट आ जाती है, स्वीट की डिश, एंड राइस जैसा मैं बोला, पापड़ आ जाएगा, पिकल है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द थाली। तो मैंने उनको बोला कि सर आप लोग थाली मंगाइए, आप लोग का जो सुन रहा हूं ना मैं, उस हिसाब से थाली बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा आइडिया दे रहा है, चलो थाली ऑर्डर करते हैं। तो विराट भाई साहब ने ऑर्डर की दी पंजाबी थाली, और रोहित सर ने ऑर्डर कर दी गुजराती थाली, और हमारे शिखर जी ने ऑर्डर कर दी राजस्थानी थाली। तीनों ने अलग अलग थाली में भी वैरायटी ऑर्डर कर दी। ओ वाह, मजा आ गया उनको, पूरा थाली खत्म, एकदम सफा सब चाटम चाट कर दिया एकदम। आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये फास्टिंग का लेक्चर चल रहा है, होटल मैनेजमेंट का, आ रहा फास्टिंग पे यार, रुको। सो उन्होंने ये तीनों सब खत्म कर दिया पूरी तरह से, मजा आ गया उनको खा के। उन्होंने वेटर को जाके बोला कि यार वेरी गुड सजेशन, थैंक यू सो मच, तुम्हारे को हम अच्छा टिप देंगे। तो ये उन्होंने कर दिया, और फिर बाद में लास्ट उन्होंने ऑर्डर किया। भाई आप क्या ऑर्डर करोगे भाई, सूप एंड स्टार्टर हो गया आपका, थाली एकदम मस्त, मेन कोर्स खा के हो गया, सर डेजर्ट तो बनता है कि नहीं, तो क्या आइसक्रीम, चलो तो अपन लोग ऑर्डर करेंगे कुछ डेजर्ट्स, अपन लोग ऑर्डर करेंगे कुछ डेजर्ट्स। तो डेजर्ट में क्या है ऑर्डर करेंगे, अपने पास आइसक्रीम है ऑर्डर करने के लिए। विराट एकदम एक्साइटेड है, बोलता है सर मैं तो सिजलिंग ब्राउनी ही ऑर्डर करूंगा। अरे हाँ भाई सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को एकदम हैवी लग रहा है, मेरे को तो मजा आ गया थाली खा के, बट मैं थोड़ा अपने आप को सेटल करने के लिए प्लेन वनीला ऑर्डर करता हूँ। तो उसने वनीला आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। और हमारा जो शिखर भाई है वो बोल रहा है कि यार देखो बादशाह, मेरे को थोड़ा सा यार गले में थ्रोट में प्रॉब्लम है, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूं कि अवॉइड करता हूं, क्योंकि कल उठ के मेरे को टॉन्सिल ऐसा कुछ हो गया, तो यार अभी एग्जाम खत्म हुआ है, 2 महीना मजे कर रहा है, मेरे को अननेसेसरी बेड रिडेन नहीं हो जाना। तो अपना शिखर इज लिटिल कंफ्यूज्ड कि वो क्या करे, एंड फाइनली उसको लगा कि यार मेरी जो गले की हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, आई शुड नॉट ईट एनीथिंग, अननेसेसरी टॉन्सिल और बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वाह, सिजलिंग ब्राउनी आया, वनीला आइसक्रीम आया, दोनों रोहित और विराट ने खा लिया, एंड दे आर फीलिंग सो हैप्पी एंड कंटेंटेड। उनको लग रहा है कि मजा आ गया यार, लाइफ सेट है अपना, तो बस लाइफ सेट है। तो उन्होंने ये पूरा खा लिया डेजर्ट्स, एंड दे आर फीलिंग वेरी वेरी फुल एंड हैप्पी, ऑल 3 ऑफ देम। नाउ वेटिंग, वेटर आया, वेटर ने बोला कि सर अब और क्या, तो बोला भाई अब और क्या लाएगा तू, अब जो सॉफ और वो लाएगा वो तो फ्री में देगा। बोला हाँ सर वो तो फ्री में है, बट बाकी सब का क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हमको पता है तू चाहता है कि हम तेरा बिल पे कर दे, तो जा तेरा बिल लेकर आ जा, बिल नहीं बिल, ध्यान से सुनो। सो अब अपन लोग का जो है, अपन बिल कैलकुलेट करने के लिए चले गए। सो अब यहाँ पे सूप्स, थाली एंड डेजर्ट्स तीनों का बिल अपने को बना के देना है। तो आप मेरे को बताइए कि सूप्स का कितना होगा, मंचा और सूप का कितना होगा भैया, आई थिंक 150। टोमेटो सूप वुड बी हाउ मच, 100, एंड स्वीट कॉर्न में होता ही क्या है कि उसका कुछ चार्ज लगा है 75। चलो इधर अपन टोटल लिखते जाते हैं बिल का, तो कितना हो गया टोटल देखो जरा। सो 150 प्लस 100 प्लस 75, इट इज 325, समझ गए। ओके अच्छा, फिर थाली ऑर्डर किया तीनों ने। अब ये जो हमारी जहां पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, शिव सागर रेस्टोरेंट है, इनका थाली का फिक्स प्राइस है, आप कोई भी थाली ऑर्डर करो 300 पर थाली, 300 पर थाली। और अब आती है बात डेजर्ट्स की, तो सीजनिंग ब्राउनी का है 150, वनीला का है अप्रोक्सीमेटली 80, एंड इसका ऑर्डर ही नहीं किया था तो ये हो गया 230, ये हो गया 900। तीनों ने ऐड किया भाई, बोला कि चलो बिल लाके दो, तो हमारे वेटर ने ऐड कर दिया भाई 325 प्लस 900 प्लस 230 एंड 1455। बोला था ना टिप देंगे, तो चलो भाई टिप देने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो 15 रुपए तीनों निकालेंगे तो 45 रुपीज हो जाता है, 45 रुपीज हो जाता है ना। तो यहां पे तीनों ने 45 रुपीज 15 into 3 करके निकाला, 45 हो गया, टोटल 1500 रुपीज का बिल आ गया। वाह,
1500 रुपीज का बिल है इंक्लूडिंग द टिप। क्या करेंगे ये लोग, आप मुझे बताइए। आप अगर सब फ्रेंड्स लोग जाते हैं और आप लोग खाना ऑर्डर करते हो तो बिल आता है तो आप लोग क्या करते हो, कहने से जितने लोग होते हो इतने से डिवाइड कर देते हो। सो यहां पे इन्होंने भी क्या किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया और बोला कि ये लो 500 रुपए पर हेड आ गया। शिखर ने 500 रुपए निकाले, रोहित ने 500 रुपए निकाले और हमारे विराट पापाजी ने भी 500 रुपए निकाल दिए। इन्होंने 500 रुपए रखे इंक्लूडिंग द टिप, दे दिया वेटर को, वेटर लेके गया, कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, 500 500 500 काम हो गया। वाह, चलो इसी के साथ आई विल से कि अब उनको घर पे निकल गए। जैसे वो लोग अब खा के बाहर निकल रहे हैं, हो गया भाई, पेमेंट भी कर दिया है। जैसे ही बाहर निकले ना, शिखर के दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन चलने लगा। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? करेक्ट, शिखर भी वही सोच रहा है। शिखर सोच रहा है साला मैंने खाया कितने का रे, खाया कितने का? मैंने खाया 375 रुपीज का, बट मैंने पे कितना किया, 500 रुपया। विराट सोच रहा है वाह वाह वाह, मैंने खाया 600 रुपए का और मैंने पे कितना किया, खाली 500 रुपए। और हमारे फोहित फर्मा सोच रहे भाई 480 का खाया, 15 रुपए टिप और मैंने पे किया 500 रुपए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कहना इससे कि यहां पे हमारे विराट पाजी और हमारे शिखर पाजी दोनों के दिमाग में अलग अलग इमोशंस बह रहे हैं। हमारे जो विराट पाजी है वो बहुत ही खुश है, वो इमोशनली हैप्पी है, वो सोच रहे वाह 500 का खाना खाया, 600 का खाना खाया और 500 ही पे करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं के साथ खाना खाने के लिए जाऊंगा। और हमारे जो शिखर बाजी है वो मनी मन में सोच रहे यार ये विराट को एक बार टॉन्सिल होने दे, इसको मैं लेके चलता हूं और बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगा। तो शिखर सोच रहे कि यार खाया तो मैंने खाली 375 रुपीज का, 375 400 रुपीज का खाया, बट मेरे को तो 500 रुपए पे करना पड़ा। जैसे ही ये दिमाग में इनके आने लगा, कहना इससे मैं बोलता हूं कि ये हुआ क्यों, ये इसके लिए हुआ क्योंकि इनको कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करनी नहीं आती है। एकदम बेसिक चीज है। कहना इससे अगर सही तरीके से कॉस्टिंग यूज किया होता, देन इन दैट केस कहना इससे अपन विराट कोहली से 600 रुपए लेते, बराबर है। कहना इससे अगर कॉस्टिंग बराबर किया होता, देन इन दैट केस रोहित शर्मा से 480 रुपीज लेते, नहीं। और अगर सही तरीके से कॉस्टिंग किया होता, देन इन दैट केस अपन लोग अच्छा तीनों का अपन लोग ये भी ऐड करेंगे ना टिप। सो अपन लोग रोहित शर्मा से 615 रुपए लेते, सॉरी विराट कोहली से 615 रुपए लेते। क्यों? 600 रुपया उसने वो खाया वो और 15 रुपया टिप का। रोहित शर्मा को बोलते चल भाई तू भी दे, तो 480 प्लस 15 495 उससे लेते। एंड यहां पे इसको बोलते चल 375 प्लस 15 390 रुपीज तू दे दे, 390 रुपीज दे दे। तो 615 प्लस 495 प्लस 390, ये हो गया टोटल 1500 रुपए। अब आप अगर देखोगे तो रोहित शर्मा सबसे खुश है, बोलता है भाई जितने का खाया उतना ही पे किया, कोई टेंशन नहीं अपनी लाइफ में। बट विराट और शिखर बोलोगे साला हमारे साथ तो गलत कॉस्टिंग हुआ है। समझ में आ रहा है आपको ये गलत हुआ है कि नहीं कॉस्टिंग? भाई क्या विराट खुश है, शिखर सैड है, वो नहीं पूछ रहा हूं। क्या ना इससे 3 में से 2 लोगों के साथ गलत कॉस्टिंग हुआ है। यही चीज मैं आप लोग को ये एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नेसेसरी। बिकॉज कंपनीज भी कई बार गलत कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करती है, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है वो गलत चार्ज हो जाता है एंड बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो जाता है। जी हां, बिजनेस लॉसेस हो जाते हैं बिकॉज कॉस्टिंग टेक्निक्स बराबर से यूज नहीं की जाती है। एंड ये एक क्लासिक एग्जांपल है उसका। आप बोलोगे सर ये तो फ्रेंड्स लोग हैं यार, क्या सर आप भी ऐसा थोड़ी फ्रेंड्स लोग के साथ चुंडीगिरी करते हैं, ऐसा थोड़ी उसको बोल सकते फ्रेंड के साथ तो कि तूने ना 615 का खाया तू 615 दे, तूने ना 390 का खाया तू 390 दे। सर ऐसे थोड़ी फ्रेंड्स के साथ करते हैं। चलो माना,
माना कि भाई चलो फ्रेंड्स के साथ आप ऐसा नहीं करोगे, चलता है, बट कहने का मतलब क्या है कि कैन आई से यहां पे इनकरेक्ट वे ऑफ कॉस्टिंग हो रहा है। ये आप लोग को मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो इनके तरीके हैं, इनके जो तौर तरीके हैं, उसमें जो 615 है ना, वो लगना चाहिए था, उससे लिया है 500। तो कह रहे हैं इससे लेना चाहिए था 615 बट लिया है 500। तो कहना है यहां पे अंडर कॉस्टिंग हो गया। भाई कितना कॉस्ट लगना चाहिए था विराट को कॉस्ट लगना चाहिए था 615 बट लगा कितना 500। अ केस ऑफ अंडर कॉस्टिंग। समझे गुरु? सेम रोहित शर्मा के साथ एकदम परफेक्ट कॉस्टिंग हुआ, बट शिखर धवन के साथ कहना इससे उसके साथ हो गया है ओवर कॉस्टिंग। शिखर धवन को पे करना चाहिए था 375, उसने पे कर दिया 500। कहना इसे उसके साथ हो गया है ओवर कॉस्टिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इट इज सो नेसेसरी कि अपने कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स एंड टेक्निक सही हो, वरना अपन भी इनके जैसे अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग करेंगे। एंड अगर अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग किया तो अपने प्रोडक्ट का सही कॉस्ट, सही प्राइस अपन कभी नहीं बता पाएंगे, एंड वी विल नेवर बी एबल टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। एंड दैट इज वाई मैंने बोला था कि मुकेश भाई अंबानी को भी अगर कोई चीज करनी है तो वो पहले सीए को आके पूछेगा, ताकि सीए एक प्रॉपर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग से एनालिसिस करके बताए कि वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। अरे यहां पे तो फ्रेंड्स थे तो चल गया सर, बट हर बार चलेगा क्या? द आंसर इज नो। दैट इज प्रोबेबली द रीजन कि अपने को कॉस्टिंग समझना जरूरी है, ताकि हर लेवल पे अपन सही कॉस्ट टेक्निक्स यूज करें और वी कम अप विद द करेक्ट आंसर्स। समझे गुड एवरीबॉडी? एकदम बेसिक, ऐसे मैंने बोला ना आपको एग्जांपल मैंने दिया है। सो आइडियली क्या होना चाहिए था? यहां पे विराट को 615 चार्ज करना चाहिए था अपने को, रोहित को 495 और शिखर को 390 इज व्हाट वी शुड हैव चार्ज्ड। व्हाई? बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन। सो अपने को एक चीज अब रियलाइज हो गई कि यहां पे जो कॉस्ट चार्ज हो रहा है वो गलत है। यहां पे क्या कॉस्ट चार्ज हो रहा है? 500 500 500। क्या वो सही है? 2 के लिए गलत है, 3 में से 2 के लिए गलत है, तो बड़ी बात है। सो क्या हो रहा है? 3 में से 2 के लिए जो कॉस्ट चार्ज हो रहा है, 3 में से 2 के लिए जो कॉस्ट चार्ज हो रहा है वो गलत कॉस्ट चार्ज हो रहा है। एंड देयरफॉर ये सही चार्ज होना चाहिए बेस्ड ऑन किसने कितना कंज्यूम किया है। एंड कई बार मैं आपको बोलता हूं प्रैक्टिकली भी ये नहीं होता है। कंपनीज कॉस्ट बराबर चार्ज नहीं करती है प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि शायद उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या उनके पास कॉस्टिंग की प्रॉपर आइडिया और टेक्निक्स नहीं है। सो अब अपन ये सब चीजें समझेंगे और उनको समझाएंगे दैट कैन आई से कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। यहां पे प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे विराट कोहली और ये लोग है, बट कहना क्या चाह रहा हूं आपको समझ में आया? तो कहना मैं स्टार्टिंग से यही चाहता था, बट मैं डायरेक्टली बोलता तो आपको समझता क्या? नहीं सर। बट कहना इसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको कनेक्ट किया है। अब एक नंबर ना सर। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? समझो एवरीबॉडी? प्लीज एक बार आप लोग ये देखो, कॉपी करो, पहले आप लोग ये लिख लो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग ऐसे ही, और फिर बाद में एक एग्जांपल लिखो। आज ऐसे ही कुछ और 1-2 एग्जांपल मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे ये आइडिया आएगा, ताकि अपना बेस एक बार क्लियर हो गया ना, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने में बहुत मजा आएगा। शाबाश। प्लीज पहले ये लिख लो एंड देन फिर वो वाला पार्ट कॉपी करो। यस प्लीज। ये एग्जाम्पल भी मस्त में लिख लो, एकदम मजा आ जाएगा। ऐसे ही लिखो एकदम रफ में,
देखो बेसिकली ये एग्जांपल कहीं पे कभी भी यूज नहीं आने वाला है, ये खाली एक आपको मैं बोल रहा हूं ये एग्जांपल जिंदगी भर याद रहेगा, बट तो ये लिखने की भी फ्रैंकली जरूरत नहीं है, बट ठीक है एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आपको अपने आप को सेटिस्फैक्शन मिले वो करके ऐसे ही उसको प्रेजेंट करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर लिख लो एग्जाम्पल 1, जो ऊपर लिखा है वो पूरा टेबल लिख लो, नीचे थोड़ा ये सब जो मैंने अपने हिसाब से आपको समझाया है लिख लो, खाली अंडर कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग और 615 ये वर्ड्स लिख लो, बस दैट्स इट। इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव और कुछ नहीं, जस्ट एंड प्लीज एकदम सिस्टमैटिकली जब जो चीज आएगी तब मैं बताऊंगा। फिलहाल ये तो एक
क्या बोलते हो, समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 1। चलते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर। तो ये देखो, ये तो फ्रेंड्स के साथ की बात थी, तो आपने मुझे बोल दिया कि सर फ्रेंड्स के साथ ऐसा सब थोड़ी कोई करता है, कॉस्ट टू बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट, ऐसा सब थोड़ी कोई फ्रेंड्स के साथ करता है सर। अरे बाबा माना, मैं तो आपको खाली एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट बता रहा था। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है एक बैंक का। जी हाँ, बैंक तो सुना होगा आपने, शायद आपका बैंक अकाउंट हो भी, शायद ना भी हो, बट आई एम श्योर जब आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे तो उसके बाद, जब आप इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली एक आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो, तब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना ही पड़ता है। सो बीट सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी आप एग्जाम क्लियर करते हो, डेफिनेटली यू विल ओपन अ बैंक अकाउंट। एचडीएफसी बैंक का एक एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए कि बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आप लोग को पता हो, एकदम एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के हिसाब से एक बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके हिसाब से, ऐसे बोलो बोलो टेल। तो आप बोलेंगे कि सर लोन देता है बैंक, सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, बिल्कुल एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। सर कुछ आजकल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, यस यू आर राइट। एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एटीएम कार्ड आप लोग ने देखा होगा अपने पेरेंट्स के पास, अपने एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर्स के पास, करेक्ट। सो यस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आज की तारीख में बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं में से एक सर्विस का आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, एंड दैट इज एटीएम, एनी टाइम मनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका नाम है, बट एनी टाइम मनी भी बोल सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, आपके पास एक एटीएम डेबिट कार्ड है, इंसर्ट इन द सिस्टम, पिन डालो, पैसा आएगा, पैसा आपका, कार्ड लेके घर पे जाओ, हो गई, टिंग टिंग डिंग, लाइफ सेटल। अब इससे रिलेटेड जो कॉस्टिंग एस्पेक्ट है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। क्या ये एटीएम मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा लगता है बैंक को? क्या ये एटीएम मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा, कॉस्टिंग कुछ होती है बैंक की? बिल्कुल होती है सर, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या क्या खर्चा होता है आप बताइए मुझे। तो आप मेरे को बोलेंगे सर कि एटीएम मेंटेन करने के लिए एक तो वो इधर जो एटीएम, जहां आपने एटीएम तो देखा होगा ना मचा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मतलब 18 साल के हो तो एटीएम तो देखा होगा, उतना तो मैं एक बेसिक अजम्पशन ले सकता हूं, ठीक है। अब बोले यार सर क्या यार, ऑब्वियसली सर आप भी ना, चलो ठीक है भाई। सो एटीएम जब आप जाओगे तो एक एटीएम का ना एक छोटा सा जगह रहता है बराबर, तो उसका रेंट कहीं ना कहीं रहता है, तो वो हो गया, समझो रेंट उसका हो गया 10,000 रुपया महीना। पर मंथ, ठीक है, चलो ठीक है। और क्या होता है, और क्या सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्चा है उसका, एयर कंडीशनर चालू रहता है मस्त वाला, एक एक दो दो, फुल लाइट वाइट चालू रहती है, चलो ठीक है भाई। तो कितना 8,000 पर मंथ का मैं इलेक्ट्रिसिटी ले लूं, ठीक है सर 8,000 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का ले लूं, ठीक है सर। एक सिक्योरिटी गार्ड होता ही है, क्योंकि पैसे का मामला है तो सर भरोसा नहीं है ना, कब कोई कुछ थीफ आ जाए तो सिक्योरिटी गार्ड भी सर हमने देखा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलो उसको 12,000 रुपया महीना दे दें अपन, आजकल बहुत महंगा हो गया यार ये सब, तो 12,000 रुपया पर महीना उसको दे दिया, ठीक। और क्या खर्चा होता है आपके हिसाब से, एक जनरल, चलो सर उसमें और जैसे वो जो पूरा डब्बा होता है ना जिससे अपन लोग इंसर्ट करते हैं, वो डब्बा का भी तो कॉस्ट आता है, ठीक है। तो उसका भी एक मंथली कॉस्ट अपन ने अज्यूम कर लिया से 15,000 रुपया पर मंथ, चलो ना, एक ऐसे ही कुछ भी 15,000 रुपया पर मंथ अपन ने एटीएम बॉक्स का खर्चा ले लिया। और भी सर कुछ टेक्निकल स्टाफ या ऐसा कुछ, तो ठीक है चलो मिसलेनियस और एक्सपेंडिचर अपन लोग ने ऐड कर दिया से 10,000 रुपीज का। तो कहना से ये सब खर्चा होता है एक एटीएम मेंटेन करने का, मानते हो आप? खर्चा मतलब कहना से ये सब कॉस्ट होता है एक एटीएम मेंटेन करने का। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई एग्जैक्ट तो नहीं गया, जस्ट आइडिया। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि कितना होता है। सो 10,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 25,000, चलो इसको 15,000 कर देते हैं, तो टोटल हो गया 60,000 पर मंथ। टोटल हो गया रुपीज 60,000 पर मंथ। तो अब मेरे को बताओ, आप समझो आप बैंक के ओनर हो,
तो क्या आप ये एटीएम के लिए जो आप इधर इतना 60,000 पर मंथ का खर्चा कर रहे हो, तो क्या आप आपके जो कस्टमर्स है, जो एटीएम का फैसिलिटी, जो एटीएम का सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्या आप उनसे ये 60,000 रुपीज रिकवर करेंगे या नहीं रिकवर करेंगे? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, क्या ये 60,000 रुपीज लॉजिकली, मेरे को आपका कॉमन सेंस चाहिए, मेरे को आपका कोई कॉस्टिंग का एक्सट्रीम वाला दिमाग नहीं चाहिए। क्या आप ये 60,000 रुपीज आपके, जो आप बैंक के ओनर हो, कांग्रेचुलेशंस, क्या आप आपके जो क्लाइंट, जो कस्टमर्स आते हैं बैंक में, क्या उनके पास से आप ये रिकवर करोगे या नहीं रिकवर करोगे? आप बोलोगे नहीं फ्री में तू एटीएम सर्विसेज ले। बोलोगे सर ऑब्वियस धंधा करने में होता है ऐसे कैसे? सो वी विल रिकवर दिस। We will recover this 60,000 rupees for sure. We will recover this rupees 60,000 per month for sure from the customer. अब मेरे को 3 कस्टमर चाहिए। चलो वापस अपना गेम खेलते हैं। 3 कस्टमर चाहिए मुझे। चलो आओ, 3 कस्टमर चाहिए। कौन आएगा 3 कस्टमर बनके? बोलो बोलो, चल चल। चलो अपन वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं। दिल चाहता है का एग्जाम्पल, सिड, आकाश और समीर और सैम, ठीक है। तो एक है अपना सिड, एक है आकाश और एक है सैम, समीर, ठीक है। तो ये तीनों हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका एचडीएफसी बैंक में एक एटीएम है। एचडीएफसी बैंक में एक एटीएम है। ठीक है, चलो। जब मैं समझा रहा हूं तब कुछ लिखो मत, तब खाली मेरे पे फोकस करो, समझने के ऊपर फोकस करो। जब लिखने का पार्ट आता है मैं आपको टाइम देता हूं, लिखो ना आप, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिखो, अच्छी तरह से लिखो, ठीक है। चलो प्लीज। सो सिड, आकाश और सैम तीन ही कस्टमर है, अज्यूम करो 3 ही कस्टमर है। अब बैंक ने बोला कि भाई हम लोग तुम्हारे को एटीएम सर्विसेज तो देने को रेडी है, बट यार ये एटीएम सर्विसेज का हमारे को भी तो खर्चा आता है, तो हम भी तुम्हारे से रिकवर करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कभी आप है ना, आप लोग अपने पेरेंट्स के या अपने सिबलिंग्स के, भाई बहन के बैंक अकाउंट का एक स्टेटमेंट देखना। आई डाउट वो शेयर करेंगे आप लोग के साथ, बट अगर आप कभी देखोगे ना तो उधर आपको दिखेगा कि डेबिट किया हुआ होगा एटीएम चार्जेस। डेबिट है मतलब ये एक एक्सपेंडिचर है उनके लिए, सो एटीएम चार्जेस डेबिट किया हुआ होगा। तो ये एचडीएफसी बैंक बोलेगा कि भाई देखो 60,000 रुपीज का हमारा कॉस्ट होता है, हमारे पास 3 क्लाइंट्स है, हमारे पास 3 कस्टमर है, तो हर क्लाइंट से हम कितना पैसा लेंगे इन द नेम ऑफ एटीएम। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। बैंक के पास तो बतेरे एज इन बहुत सारे कस्टमर होते हैं, आप बोलोगे एग्जांपल है बच्चा, चलो ठीक है। सो यहां पे अपन बोलेंगे कि सर अपन लोग सीड के पास से 20,000 लेंगे, आकाश के पास से 20,000 लेंगे, भाई जितने कस्टमर उतना अपन लोग रिकवर कर लेंगे, उतना अपन रिकवर कर लेंगे। समझ गए? ठीक है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब मैं आप लोग को और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, गौर से देखिए। क्या बोल रहा हूं मैं? गौर से देखिए। अब मैं आप लोग को कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। क्या है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो कैसे है आप देखिए जरा क्या है ये। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि हमारा जो सिड है ना, सिड वो बड़ा आदमी है। वो अगर आप लोगों को याद हो तो ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाता है। प्रीति जिंटा के साथ जो सीड होता है ना, आमिर खान बनाता है। आप लोग ने मूवी नहीं देखा है, देखो जरा, दिल चाहता है, मस्त पैकी की मूवी है, मजा आएगा। तो वो क्या करता है, हमारा सिड ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल्ड है। उसका उधर बड़ा ही कारोबार, सीए बना था। सिड हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए था तब इंडिया में था, काम किया उसने इंडिया में थोड़ा, तो बैंक अकाउंट खुला एचडीएफसी में। फिर उसको ऑस्ट्रेलिया का कोई ऑफर आया तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गया। लास्ट 2 ईयर से वो ऑस्ट्रेलिया में है, लास्ट 2 ईयर से वो ऑस्ट्रेलिया में है, बट इंडियन सिटीजन है, बट ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट तो यहाँ पे खुलवा के रखेगा, बट उसने एटीएम को टोटल 0 टाइम्स यूज किया है। लास्ट पूरे साल में उसने 0 टाइम यूज किया है। ठीक है, एग्जाम, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, 0 बार यूज किया। अब हम बात करते हैं आकाश की। आकाश वही एटीएम वाली बिल्डिंग में ही रहता है, उसी के पास वाली बिल्डिंग में रहता है रादर,
और उसने बैंक अकाउंट खुला है, और जब से ये मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लाया तो घर पे कोई कैश ज्यादा रखना नहीं चाहता है, तो हमारा आकाश क्या करता है, हफ्ते में 2 या 3 बार आता है, कैश विड्रॉ करके जाता है, तो जितना उसको चाहिए हफ्ते के 2-3 दिन के लिए वो ले लेता है, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये भाई टोटल 150 टाइम्स आया होगा पूरे साल में एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए, अप्रॉक्स 150 टाइम्स आया होगा। एंड इन केस ऑफ सैम, सैम आप लोग के जैसा है, काम धंधा कुछ है नहीं उसके पास, टाइम पास करते रहता है, उसके पास उसके मम्मी पापा का एक एटीएम कार्ड आ गया, तो वो क्या करता है, उधर जानबूझ के एटीएम कार्ड लेके जाता है, लंच के बाद, जब गर्मी होती है बहुत तो लंच के बाद जाता है, अब एटीएम में उसको पता है इसी कंटिन्यूस 24 आवर चालू रहता है, लंच के बाद रोज जाके उधर 2 घंटा ऐसे ही बैठ जाता है, क्या करता है, कुछ ऐसे ही स्वाइप करेगा, पहले बैंक का अपना अकाउंट डिटेल ले लेगा, कितना बैलेंस डिटेल ले लेगा, 1-2-10-15 रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब टाइम पास कर रहा है। बेसिकली बंदा रोज ऑलमोस्ट 365 डेज बैंक गया है। अब आप देखिए, क्या आप लोग को भी नाइंसाफी दिख रही है? मतलब सिड एक बार भी नहीं गया और उसको फिर भी 20,000 पे करना पड़ा, जबकि सैम ऑलमोस्ट रोज गया है फिर भी उसको 20,000 पे करना पड़ा। अरे सैम हंसेगा सिड के ऊपर देख, मैं तो रोज गया फिर भी मेरा 20,000, तू तो खाली एक बार भी नहीं गया फिर भी तेरे को 20,000। कहना से बहुत ना इंसाफी है। एंड दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस इन अ लॉट ऑफ बैंक्स। जी हां, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एडवाइस नहीं लेते बराबर से, सो ये जो इनप्रैक्टिकलिटी है इसको अपने को चेंज करना है। बट वो अपन कब चेंज कर पाएंगे, जब अपने को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई यहां पे आइडियली सिड को तो कुछ चार्ज ही नहीं लगना चाहिए एटीएम का, उसने भाई साहब ने यूज ही नहीं किया है। हमारा जो आकाश है 60,000 में से चलो उसको 20,000 चार्ज किया है, बराबर है, और जो हमारा सैम है उसको ये बाकी का 40,000 चार्ज करना चाहिए। भाई जो जितना एटीएम को कंज्यूम कर रहा है उसको उतना चार्ज करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जो जितना एटीएम को कंज्यूम कर रहा है कहीं से उसको उतना चार्ज करना चाहिए अपने को, एज रिगार्ड्स द होल चार्जेस एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज व्हाट अगेन अपने को कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। ए समझ गुरु, आई क्लियर एवरीबॉडी? सो यहां पे अपने को अब ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा सही अप्रोच 20,000, और ये एक्चुअली होता है, सेम डेबिट कार्ड का वो लोग सेम चार्ज डाल देते हैं। अरे सेम क्यों डाल रहे हो, देखो ना कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। मैंने अगर एटीएम को डेबिट कार्ड को यूज ही नहीं किया तो मैं कह के लिए उसका कॉस्ट बेयर करूं यार, ठीक है थोड़ा बहुत नॉमिनल आपको कॉस्ट चार्ज करना करो, बट ये तो सेम सबके लिए सेम चार्ज कर देते, ऐसा थोड़ी चलेगा, ये तो गलत है। दिस इज वॉट हैज टू चेंज। बट वो चेंज कैसे होगा? अरे बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट। This cost should be charged based on consumption by the product. Are you understanding, ladies and gentlemen? Yes or no? This is my example number 2 जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। अब ये तो मेरा एक बिजनेस का एग्जाम्पल हो गया। भाई बिजनेस, बैंक मतलब बिजनेस कर रहा है, सो कैन आई से दैट इज वेन ऑल्सो थिंग्स आर नॉट राइट। अपने को अब सही कॉस्टिंग तरीके सीखना है और सही तरीके से उसको चार्ज करना है। ये तो मेरा एकदम बेसिक एग्जांपल था, तो आप लोग भी समझ गए, आपने बोल दिया सर चार्ज कर दिया। बट जब चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी तब क्या करेंगे, उसके लिए अपने पास आने वाले कुछ टाइम में जो भी अपन पूरा कॉस्टिंग सीखेंगे वो सब नॉलेज यूज करके वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द कंपनी। समझे आपको एग्जाम्पल नंबर 2? क्या आप लिखना चाहेंगे? चलिए 5 मिनट्स में आपको दूंगा, प्लीज आप लिख लीजिए प्लीज।
चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। ये एग्जाम्पल भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी पर्सनल जिंदगी से कनेक्टेड है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं भैया, ये एग्जांपल मैं इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज मेरे को ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करवाना है। क्या एकदम बेसिक है कॉस्टिंग का कि भाई द कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। भैया जो प्रोडक्ट बना रहा है अपन, वो प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट कंज्यूम, उसको कितना रिस्पॉन्सिबल है वो कॉस्ट के लिए, यार उसको उतना ही चार्ज करो। यार शिखर धवन 375 रुपीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे 600 रुपया मत लो, 500 रुपया मत लो भाई। और विराट कोहली 600 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे भी तुम 500 ही ले रहे हो। यही यहां पे जब मेरा सिड है, जो कि एक बार भी उसने एटीएम यूज नहीं किया, उससे भी 20,000 लिया, और हमारा जो सैम है वो दिन रात वही यूज कर रहा है, उससे भी तुमने ये 20,000 रुपया लिया। क्या ये सही है? ये गलत है। तो ये गलत को सही कौन करवाएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज उसी के पास तो ये नॉलेज है कि कैसे सही कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करके कंपनी को प्रॉपरली कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है। समझ गए? चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ ऐसा है कि मेरी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है ये। जी हाँ, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूं, मैं बॉम्बे में रहता हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में, मेरा बताया भी था मैंने आपको इंट्रोडक्शन। सो मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, हमारे यहां पे 10 फ्लोर्स है। फ्लोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमारे यहां पे टोटल 10 फ्लोर्स हैं। ये जो हमारे 10 फ्लोर्स है, यहां पे एक फ्लोर पे एक घर है, हर फ्लोर पे एक घर है, हर फ्लोर पे एक घर है। ठीक है। अब बॉम्बे में एक कंपल्शन है कि अगर 4 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग हो, इमारत हो, देन इन दैट केस आपको लिफ्ट लगाना कंपलसरी है। तो हमारे बिल्डिंग में भी लिफ्ट है। अब बात कुछ ऐसी है कि हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। संकल्प सर कहां पे रहते हैं? सर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब आपको पता होगा तो जो अपार्टमेंट जैसे बिल्डिंग होती है, उनमें मेंटेनेंस बिल आता है। एवरी मंथ का हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस बिल आता है, क्योंकि पूरा भी बिल्डिंग है, मेंटेन करना है तो खर्चा तो लगेगा। लिफ्ट मेंटेन करना है तो उसमें हमारा जो लिफ्ट का चार्जेस है, हमारा तो जो टोटल लिफ्ट का चार्जेस है वो आता है ₹10,000 पर मंथ। लिफ्ट का चार्जेस है 10,000 पर मंथ। अब हमारी सोसाइटी क्या करती है? 10,000 पर मंथ है, 10 होम्स है टोटल, हर फ्लोर पे एक होम, तो टोटल वो 1,000 पर मंथ पर फ्लोर चार्ज कर देती है, या पर होम चार्ज कर देती है। 1,000 पर मंथ पर होम इज व्हाट इज चार्ज एज अ लिफ्ट चार्ज। समझ गए? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो 1,000 पर मंथ के हिसाब से लिफ्ट चार्जेस अपन लोग लगा रहे हैं, परवाह नहीं। ठीक है। मैंने क्या बोला उनको? मैंने बोला कि यार ये गलत है भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ हमारी सोसाइटी का, उसमें मैं गया और मैंने जाके बोला कि सर ये क्या कर रहे हो आप लोग, हमारे को 1,000 क्यों? तो बोला क्यों मतलब क्या, लिफ्ट यूज हो रहा है तो लिफ्ट यूज होगा तो चार्ज तो लगेगा ना। और कभी भी क्या है पता है क्या, लिफ्ट के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लिफ्ट में यूजुअली जो चार्ज लगता है वो बेसिकली उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है। वन टाइम चार्ज तो ठीक है, बट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो अब जितना ज्यादा लिफ्ट ऊपर नीचे होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगेगा करके। समझो गुरु? बराबर है। तो वो 10,000 पर मंथ जो लिफ्ट का आ रहा है उसी का आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने जाके एजीएम में बोला, जो हमारे सोसाइटी का मीटिंग हुआ उसमें जाके बोला कि यार हमारे को 1,000 क्यों चार्ज कर रहे हो? संभल भाई सबको चार्ज कर रहे हैं बिल्डिंग में, तुम्हारे को अकेले को थोड़ी कर रहे हैं। मैंने उनको बोला यार ये गलत है, ये गलत है। मैं लिफ्ट साल में एक बार यूज करता हूं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं तो चल के चले गए, लिफ्ट यूज ही नहीं किया मैंने उनको बोला साल में मैं लिफ्ट एक बार यूज करता हूं। कब? काय पोछे, जब पतंग उड़ाने का है तब मैं लिफ्ट यूज करता हूं टेरेस पे जाने के लिए। उसके अलावा मैंने तो लिफ्ट यूज किया ही नहीं। तो जब मैंने यूज किया ही नहीं लिफ्ट, तो इज दैट केस मैं ये 1,000 रुपीज लिफ्ट का क्यों भरूं? समझे? अभी समझ लो तुम लोग। देखो हर जगह पे तुमको ये इनकरेक्ट कॉस्टिंग देखने को मिलेगा जो आज तक तुम इग्नोर करते आए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चीज का नॉलेज नहीं है। अब आए हैं तुम्हारे जिंदगी में संकल्प सर, जो आपको इस हर एक चीज का प्रैक्टिकली आपको बताएंगे और बोलेंगे कि कैसे सही किया जा सकता है।
तो एजीएम में मीटिंग में बोला कि अरे क्या आदमी है यार, 1000 रुपए देने के लिए इतना नाटक कर रहा है। मेरे घर वाले भी बोले क्या हो गया भाई, तेरा क्लास बराबर नहीं चल रहा है क्या, 1000 रुपए के लिए चिंदीगिरी कर रहा है। मैं बोला यार चिंदीगिरी का बात नहीं है, बात ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को 1000 रुपए देने में बहुत ज्यादा कोई मेरा ये हो जाएगा, बट बात है सही चीज करने का। क्या ये सही है 10th फ्लोर वाला दिन में 10 बार यूज करता है, फर्स्ट फ्लोर वाला यूज ही नहीं करता है, उसको भी 1000 देने का, मेरे को भी 1000 देने का, ये कहां का न्याय है, ये कहां का सही कॉस्टिंग टेक्निक है? खास तो फिर अब बिल्डिंग वाले लेवल पे था तो उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, बोला नहीं कुछ भी बोल रहा है, तुमको बिल्डिंग में रहना है तो देना पड़ेगा, जाओ। अरे मैंने बोला ये गलत है। फिर मैंने बोला कि मैं जिस दिन खुद का बिल्डिंग बनाऊंगा ना मैं ये सही करूंगा, और मैंने ये चीज सीखी है मेरी जिंदगी में जेपी मॉर्गन में। मैंने जेपी मॉर्गन में काम किया है, तो वहां पे एक कंपनी हमारी मैनहट्टन में है, यूएसए में मैनहट्टन में एक कंपनी थी 2000 एवेन्यू ऑफ स्टार्स, चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 80th फ्लोर पे उसका ऑफिस था। वहां पे उन्होंने मैंने वो चीज देखी कि यार 80-85 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और वो लोग चार्ज कैसे करते हैं पता है, कि कॉस्ट ऑफ द लिफ्ट, जो वो जितना फ्लोर कंज्यूम कर रहा है ना उतना ही, और उनका उतना पूरा वैसा मैकेनिज्म है। अरे ला सकते हो यार, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया कि ये सब चीज अपन कर सकते हैं यार। मैं बोलता हूं आज की तारीख में फेसबुक व्हाट्सएप और ये सब इतने आगे बढ़ गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब। मतलब आज मैं एक छोटा सा एक आप लोग के साथ वीडियो देखो ले रहा हूं, मैं बॉम्बे में बैठा हूं, आप दुनिया के कौन से कोने में बैठे हो मुझे नहीं पता है, आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो, टेक्नोलॉजी थैंक्स टू। या फिर समझो ना मैं अभी व्हाट्सएप कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, मैं समझो अभी किसी को भी ऑन द स्पॉट, वो यूएसए में बैठा होगा मेरे से, अभी ऑन द स्पॉट बात हो जाएगा। मैं और मेरा फ्रेंड कुछ बात कर रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप। तो टेक्नोलॉजी जब इतना आगे बढ़ चुका है तो ये भी कर सकते हैं मैनेज। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा बट आगे जाके कितना अच्छा होगा। जैसे अपनी पढ़ाई है, 5 साल मेहनत कर लो, सीए बन जाओ, फिर आराम ही आराम। सुनते हो कि नहीं है? ओके, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई देखो अगर करना है तो कर सकते हैं। एक अपन लोग कुछ आई कार्ड सिस्टम लेकर आ जाए, भाई जो जितना यूज कर रहा है उसके आई कार्ड के ऊपर उतना हिट हो और उस हिसाब से चार्ज हो। जब वो एंटर कर रहा है लिफ्ट में उसके पहले वो कुछ रिकॉर्ड कर दे कि भाई मैं ये फ्लोर पे जा रहा हूँ, ये घर में जा रहा हूं, तो पता चल जाएगा भाई ये घर के लिए इसने लिफ्ट यूज किया है, उतना उसको कंज्यूम करना है। समझी गुरु? भाई चाहो तो सब पॉसिबल है, जो चीज गलत है वो गलत है, उसको सही करने के लिए आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझी गुरु? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो दिस इज व्हाट इज टू बी डन। अगेन यहाँ पे भी हर फ्लोर पे देखो, फर्स्ट फ्लोर में यूज नहीं किया मत चार्ज करो, सेकंड फ्लोर में थोड़ा यूज किया उसको उतना, थर्ड फ्लोर का उतना। अरे बॉम्बे में जैसे जैसे फ्लोर राइज होते जाता है ना वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ दैट हाउस इंक्रीजेस, तो क्यों ना यहाँ पे भी वो चीज अप्लाई की जाए यार, ऑल द पब्लिक। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो दिस शुड बी डन एंड ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है अगर सब यूज करें तो बेटर है। सिंपल सा एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल, फर्स्ट डे तो बेसिक ही रहूंगा मैं, रखूंगा मैं, बट समझ में आया। कॉस्ट शुड बी, बोलो बोलो आप भी बोलो, कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। समझ गुरु? लिखना है? चलो 2 मिनट देता हूं, लिख लो यार, लिख लो लिख लो। चलो डन, छोटा सा ये तो एग्जांपल था।
चलो, यस, ओके, समझ में आते जा रहा है ना एग्जाम्पल पब्लिक। चलो, अब अपन लोग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है ऑफ एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट्स में आपके दिमाग में ये वाला एक घुसा चुका हूं। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का टाइम आ गया है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, टाइटन इंडस्ट्रीज का है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं इसको कहूंगा। दिस इज रिलेटिंग टू टाइटन इंडस्ट्रीज। जी हाँ, नाम तो सुना होगा टाइटन आपने, वॉच। सो टाइटन जो वॉच कंपनी है इज वेरी वेरी पॉपुलर। इसके काफी सारे ब्रांड्स है। सो टाइटन क्या करता है, टाइटन समझो फॉर एग्जांपल उसने एक एडवर्टीजमेंट बजट रखा है। सो टाइटन ने अपना एक एडवर्टीजमेंट बजट रखा है और ये एडवर्टीजमेंट बजट के तहत ₹25 लाख उसने एलोकेटेड रखा है फॉर एडवर्टीजमेंट। अब उसके टोटल 5 ब्रांड्स है, उसके टोटल 5 ब्रांड्स है। कौन से ब्रांड्स है देखना जरा। पहला ब्रांड है उसका टाइटन ओरिजिनल, दूसरा ब्रांड है उसका फास्ट ट्रैक, तीसरा ब्रांड है उसका सोनाटा, चौथा ब्रांड है उसका टाइटन एज, नाम तो सुना होगा सेनोरिटा, एंड लास्ट और एक उसका ब्रांड है पर्पल। तो ये सब टोटल उसके ब्रांड है। आप मुझे बताओ कि इसमें से इसका सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है जो सारी दुनिया को पता है, एकदम मस्त पैकी। करेक्ट, कैन आई से टाइटन ओरिजिनल। क्या टाइटन ओरिजिनल को किसी भी एडवर्टाइजमेंट का मोहताज है? नहीं सर, वो तो इन इटसेल्फ इतना बड़ा ब्रांड है, उसको क्या जरूरत सर। फास्ट ट्रैक उससे थोड़ा पॉपुलर, कम पॉपुलर अदर, सोनाटा, एज, पर्पल। तो अब कंपनी ने क्या किया, 25 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट बजट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ज कर दिया टाइटन ओरिजिनल को चार्ज कर दिया 5 लाख, फास्ट ट्रैक को चार्ज कर दिया 5 लाख, सोनाटा को चार्ज कर दिया 5 लाख, सबको इन्होंने 5-5 लाख रुपए चार्ज कर दिए इन द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट। अरे 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 रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो? अरे भाई 5-5 लाख तुमने ऐसे कैसे चार्ज कर दिया? अरे देखो तो सही किसने कितना कंज्यूम किया है। नहीं, बस चार्ज कर दिया। अरे टाइटन ओरिजिनल जो इतना बड़ा ब्रांड है, इसके लिए मैंने कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं किया, फिर भी उसको चार्ज कर दिया तुमने। अरे ये क्या बात है, समझे क्या तुम लोग? ये गलत हो रहा था टाइटन इंडस्ट्रीज में। फिर इसको एक आईएम केस स्टडी बनाया और उसको फिर बाद में ये लोग ने इसको सॉल्व किया। आज सुनने में इजी लगेगा, बट आज से 15-20 साल पहले की बात है, तब ये इतना पॉपुलर नहीं था जो कॉस्टिंग टेक्निक अब डेवलप हुई है। तो अब इनका क्या था बजट, 25 लाख का। कैसे था ये बजट, मैं आपको बताता हूं। चलो तो देखो, इनका 25 लाख का बजट कैसे था। तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ इन्होंने टाइप किया था और इन्होंने बोला था कि टोटल हमारे को ₹1000 पर सेकेंड हम आपको पे करेंगे, एंड आपको हमारे को 2500 सेकेंड्स का एडवर्टाइजमेंट स्लॉट देना है। क्या आपको पता है कि ये जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो वो कैसे चार्ज होता है? आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। पर सेकेंड चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन देख रहे हो, उधर आपने किसी कोई भी चीज का ऐड देखा, से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल कंपनी का नोकिया का ऐड देखा, तो पर सेकेंड उसको चार्ज होगा। यस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो यहां पे अपन लोग ने स्लॉट लेना पड़ता है। तो टाइटन ने 2500 सेकेंड्स का स्लॉट लिया फ्रॉम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। सोनी एंटरटेनमेंट बोला 1000 पर सेकेंड, तो 25 लाख रुपीज आपको लगेगा। उसने पे कर दिया और चार्ज कर दिया ऐसा। और बाद में मालूम पड़ा कि हमारा जो टाइटन ओरिजिनल है उसके लिए तो एक भी अपन लोग ने एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। जो फास्ट ट्रैक है उसके लिए अपन लोग ने 2500 में से फास्ट ट्रैक के लिए खाली 250 सेकेंड हम लोग ने यूज किया। जो सोनाटा है उसके लिए हम लोग ने 350 सेकेंड यूज किया। जो एज है, सॉरी, सोनाटा के लिए 500 यूज किया, 500 सेकेंड यूज किया। जो हमारा एज है उसके लिए 600 सेकेंड यूज किया। 650 लेते हैं अपन। चलो 750 सेकेंड यूज किया इसने, किसने, एज ने 750 सेकेंड यूज किया। और भाई साहब पर्पल को अपन लोग ने 1000 सेकेंड्स दे दिया। हाँ,
बोलो। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया है, ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया कि अलग अलग ब्रांड्स ने अलग अलग सेकंड यूज किया। अरे मैं बोलता हूं तो उस हिसाब से चार्ज करो ना। अरे इतना तो आजकल आप लोग को भी अभी तक तो समझ गया होगा, इतना लॉजिकल तो आप लोग भी बन गए, बट नहीं, ये लोग तो 5 लाख अपने हिसाब से चार्ज करते गए। अरे ये गलत है, बट इनको कौन समझाए, ये थोड़ी चार्टर्ड है। अब अपन इनकी एंट्री, अब कंपनी में एंट्री करेंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनको बताएंगे ये गलत तरीका है। ये कंपनी इंटू 1000 इसको चार्ज करो, इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने बोला टाइटन ओरिजिनल से एक पैसा नहीं, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, ये वाली कंपनी, ये वाली अपने अपने ब्रांड चार्ज करेंगे और फिर ये सही तरीके से चार्ज होने लगा। एफा समझ गुरु। चलो प्लीज कॉपी कर लो। आई होप वी आर क्लियर दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन बाय द प्रोडक्ट। समझ गुरु प्लीज। ओके सो सर बस समझ गए हम लोग, आपके कहने की भावना को हम समझ चुके हैं। थैंक्स टू दी एग्जाम्पल्स, थैंक्स टू दी कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको एक बात बताऊं, यही कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया था एक बहुत ही फेमस कंपनी है सुभिक्षा रिटेल, हुआ करती थी रादर, आप मानोगे नहीं 7,000 करोड़ का बिजनेस था उनका। और इतनी बड़ी कंपनी, 7,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी, ये डीमार्ट, बिग बाजार, ये तो आ जाए। 2007 में 5,000 करोड़ से ज्यादा का इनका टर्नओवर था सुभिक्षा रिटेल का। इट वॉज अ सुपरमार्केट चेन। 2008 में कंपनी बंद हो गई। पता है क्यों? वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट एंड इनकरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स। जी हाँ, इनकरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से सुभिक्षा रिटेल क्लोज डाउन इवन आफ्टर हैविंग 5,000 करोड़ का बिजनेस। वो भी आज से आप सोचो
मतलब मैं तो आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो टाइम पे कंपनी का 5,000 करोड़ का बिजनेस है और अब अगले साल बंद हो गए। ऐसा क्या हो गया अचानक? इनकरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स। वही टाइम है जब इंडिया में कॉस्टिंग का और डेवलपमेंट होते गया एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को एक बोलते ना एक लेवल उनका बढ़ते गया। चलो भाई, एनीवेज ऑल इन ऑल आई होप आप लोग सब लोग क्लियर हो गए होंगे। आई एम श्योर आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत हेवी हो गया, बट सब्जेक्ट भी एकदम मजेदार है यार, आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा ये सब्जेक्ट है। बहुत मजा आने वाला है आने वाले कुछ समय में जब अपन ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट ऑडियंस। तो सर अब अपन आगे क्या करने वाले हैं? आपने हम लोग को सब सब्जेक्ट टॉपिक्स क्या क्या है वो सब के बारे में बता तो दिया है, तो लेट मी टेल यू कि अब अपन क्या करने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं, अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ चैप्टर्स के साथ। जैसा आप यहां पे देख सकते हो तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर है, बट मैं थोड़ा मेरा टेक्निक अलग है, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं करूंगा। मेरे को जो इंट्रोडक्शन देना था मैं आपको दे चुका हूं। मैं स्टार्ट करने वाला हूं अब मटीरियल कॉस्ट से। जी हां, सही सुना आपने, मैं स्टार्ट करने वाला हूं मटीरियल कॉस्टिंग से। इस टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा एंड देखना अपन क्या लेवल पे जाएंगे। सो मैं अब चैप्टर बाय चैप्टर करते जाऊंगा एंड ट्रस्ट में जब अपन वापस आएंगे ना इधर ही, तब आपको रियलाइज होगा कि अरे वाह सर क्या सही अप्रोच यूज किया है। चलो एनीवेज वो सब चीजें आप मेरे पे छोड़ दीजिए। सो अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एंड आई एम एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। आप भी आई एम श्योर उतने ही एक्साइटेड है समझने के लिए नई नई चीजें। टेक केयर गाइस, टाइम टू से hasta la vista। अब ये वर्ड की आदत डालो, hasta la vista। कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ, एक नई कॉस्टिंग की जिंदगी के साथ।